हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम गौरव है और मैंने 30th बिहार जुडिशल सर्विसेज में इस बार 3rd रैंक सिक्योर किया है। सबसे पहले तो फ्रेंड्स मैं डेली नॉलेज ट्रैक की जो टीम है उसका धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने मुझे अपने प्रिपरेशन प्रोसेस को आपसे साझा करने के लिए मुझे ये मौका दिया। साथ ही साथ फ्रेंड्स मैं पहले ही बता दूं कि मेरी जो प्रिपरेशन की जर्नी रही है वो एक डिस्क्रिप्टिव जर्नी है, एक प्रिस्क्रिप्टिव जर्नी है नहीं। तो ये ज़रूरी नहीं कि जो मैं बता रहा हूँ वो आपको फॉलो करना ही चाहिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि कुछ बेनिफिशियल बातें हैं तो आप उसे अपने साथ अपना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं इस एग्ज़ाम्स के पैटर्न के बारे में बात करना चाहूँगा। ये एग्ज़ाम जो है ये 3 स्टेजेस का एग्ज़ामिनेशन है। सबसे पहले प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है, फिर इंटरव्यू होता है। तीनों स्टेजेस के अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, इन प्रीलिम्स में 2 तरह के पेपर होते हैं। एक जनरल नॉलेज के, जिसमें करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी मोस्टली, और एलिमेंट्री साइंस के पेपर होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं। तो वो 100 नंबर का होता है। तो टोटल 250 मार्क्स के प्रीलिम्स होते हैं। उसमें अगर आप 50% से ऊपर स्कोर करते हैं, 170 लाना होता है आपको। जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, और बाकी कैटेगरीज़ के अकॉर्डिंगली कट ऑफ्स डिफ़र करते हैं। तो अगर आप 170 प्लस लाते हैं 250 में, तो आपका प्रीलिम्स ईज़िली क्लियर हो जाता है। फिर आप मेंस पे फोकस करते हैं। तो मेंस आने से पहले फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले आपको प्रीलिम्स के क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए आपको बताना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले प्रीलिम्स में आपको बेयर एक्ट की इंटेंसिव रीडिंग करने का आपको हैबिट होना चाहिए, क्योंकि प्रीलिम्स हो या मेंस, बेयर एक्ट का एग्जॉस्टिव रीडिंग विल ओनली हेल्प यू सेल थ्रू दिस एग्जामिनेशन। तो आप सबसे पहले बेयर एक्ट पे फोकस करें, उसके प्रोविजंस, किसी एक्ट में कितने पार्ट्स हैं, कितने चैप्टर्स हैं, कितने आर्टिकल्स हैं, क्योंकि कभी कभी ये भी पूछे जाते हैं कि एविडेंस एक्ट में कितने पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, या कितने चैप्टर्स हैं, या फिर कितने सेक्शंस हैं, ये सभी पूछे जाते हैं। वो आपका बेसिकली ओवरव्यू आपका क्या है उस सब्जेक्ट के प्रति, वो सब भी चेक करते हैं। तो इन सब सवाल का ज़्यादा आपको लगेगा नहीं कि क्या मतलब है ये सब पूछने का, बट प्रीलिम्स के स्टेज में ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जो उसके नुआंस्ड और अंडरस्टैंडिंग पार्ट हैं, जो प्रोविजंस के, वो आपसे मेंस में पूछे जाएंगे और इंटरव्यू में भी। तो प्रीलिम्स में आप बेयर एक्ट पे फोकस कीजिए और सिलेबस पे स्टिक कीजिए, और एक बार पढ़ने के बाद और आप फिर क्वेश्चन बैंक्स बना सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन बैंक से बेहतर ये रहेगा कि आप पास्ट ईयर के क्वेश्चंस देखें, खास करके पिछले 4-5 साल के क्वेश्चंस जो हैं आप देख लें। आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा और आप उसी के अकॉर्डिंग अपने प्रिपरेशन को मोल्ड कर सकते हैं। आपको पता लग जाएगा, जैसे मैं आपको बता दूं कि प्रोसीजरल लॉ ऑफ प्रोसीजर जो है, CRPC, CPC, एविडेंस एक्ट, इससे ज़्यादा सवाल नहीं पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में। लेकिन मेंस में ये एक सेपरेट पेपर है। प्रीलिम्स में आपसे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, ये सब के सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोसीजरल लॉ नहीं पूछे जाते, वो भी पूछे जाते हैं, बट उसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस आउट ऑफ 150 इट्स लिमिटेड टू 10 एंड नॉट मोर देन दैट। वहीं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के आपसे 30-40 सवाल पूछे जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट और टॉर्ट से 15-15 सवाल पूछे जाते हैं। तो आपको रिलेटिव ग्रेडिंग करनी पड़ेगी। आपको ये नहीं करना है कि आप प्रोसीजरल लॉ ज़्यादा पढ़ने लगे, बिकॉज प्रोसीजरल लॉ इज़ अ वेरी बिग सब्जेक्ट इन इटसेल्फ। प्रोसीजरल लॉ पे ज़्यादा फोकस नहीं रहना चाहिए आपका प्रीलिम्स में, बस ओवरव्यू लीजिए, क्योंकि वो 1-2 सवाल आएंगे जो ज़रूरी नहीं है कि आप उसको बनाएं ही, बिकॉज आप काफ़ी अच्छा स्कोर दूसरे सब्जेक्ट्स को पढ़ के कर सकते हैं जिसमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत होती नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रोसीजरल लॉ से अपना फोकस हटाएं, उस पर आपको प्रोसीजरल लॉ पे पकड़ आपकी बनी ही रहनी चाहिए, बिकॉज प्रोसीजरल लॉ is a very substantial and a key subject for you to get through this examination. इंटरव्यूज़ वगैरह में भी काफ़ी प्रोसीजरल लॉ से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं अपने इंटरव्यूज़ के भी एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगा इस इंटरव्यू के आगे। तो उसके बाद मैं आना चाहता हूँ जो जीके और एलिमेंट्री साइंस की बात है। तो उसके लिए देखिए, ये एग्ज़ाम ऐसा है कि आपको 7-8 महीने थोड़ा सीरियसली पढ़ाई करना होता है। उस केस में आपके पास या तो ये ऑप्शन है कि या आप लूसेंट को पूरा, जो सेलेक्टिव टॉपिक्स हैं उसके पूरा पढ़ना नहीं है लूसेंट, तो लूसेंट का जो लूसेंट पब्लिकेशन का जो जीके की किताब आती है येलो कलर की, उसको आप पढ़िए, उसके मिसलेनियस के टॉपिक्स पढ़िए, उसके मॉडर्न हिस्ट्री के पार्ट पढ़िए,
लेकिन अब जैसे हिस्ट्री और एंशंट हिस्ट्री के भी काफ़ी सवाल आए थे इस बार, जैसे 10 सवाल थे वो एंशंट हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर से, आर्ट एंड कल्चर नहीं, एंशंट हिस्ट्री से ज़्यादा था, खास करके इंडस वैली सिविलाइजेशन, गुप्ताज, मौर्याज, ये सब का पार्ट। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, आप NCERT पढ़ सकते हैं क्लास 11-12 की, वो सिंपल तरीके से आपको एक कहानी के रूप में समझा देंगे। तो वैसे क्या होता है कि आपके पास एक बैकग्राउंड आपके पास रहता है हिस्ट्री का, कोई भी चीज़ का, ज्योग्राफी का भी बात कर रहा हूँ मैं, तो वो जब अंडरस्टैंडिंग रहती है तब लूसेंट पढ़ना आसान हो जाता है। और नहीं, अगर आप डायरेक्टली लूसेंट पढ़ते हैं तो आपके लिए फिर वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो एक तरह से प्लेन क्रैमिंग हो गया वो। उसमें क्या है कि कभी कभी आप भूल जाएंगे, और अगर आप उस नॉलेज को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं तो ठीक है, वरना वो गलत ही हो जाएंगे सवाल। तो मेरा ये सुझाव रहेगा कि आपको एक बार NCERT पढ़ना चाहिए क्लास 11-12 का, उससे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेनी चाहिए, फिर आपको लूसेंट बहुत ल्यूसिडली समझ आएगा। तो इसके अलावा ये करने से आपका ये होगा कि प्रीलिम्स के जो GK के क्वेश्चंस हैं वो आपके आसानी से बन जाएंगे। बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन आपको 8-10 सवाल ऐसे भी मिलेंगे जिसमें दे लुक फॉर एन अंडरस्टैंडिंग। तो अगर आपने लूसेंट अच्छे से रट लिया पूरा तब तो ठीक है, मतलब यू सेल थ्रू। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके कि अगर क्वेश्चंस थोड़ा ट्विस्ट करके भी पूछा जाए तो आप उसको आंसर करना चाहें, तो उसके लिए मैं कहूँगा कि NCERT पढ़नी चाहिए। तो उससे एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो जाती है, और आपको इसका फ़ायदा मेंस में भी होता है, क्योंकि मेंस में एक आध सवाल ऐसे रहते हैं जो थोड़े डिस्क्रिप्टिव रहते हैं। वैसे मेंस में जो GK का पार्ट है उसमें मोस्टली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही रहते हैं। तो एक अंडरस्टैंडिंग अच्छा डेवलप करने के लिए आपको NCERT एक बार 2 बार तो मतलब एक स्किम करिए, उसका एक ओवरव्यू ले लीजिए, आइडिया ले लीजिए, तब लूसेंट जो है वो ज़्यादा समझ में आएगा। तो अगर आप ये दोनों को फॉलो करते हैं और इसमें नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो आप पूरा क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिए और ईज़िली आप जो कट ऑफ रहता है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, वो आप उसको क्लियर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब मैं मेंस एग्ज़ाम्स की बात करूँगा। मेंस एग्ज़ाम में देखिए ऑप्शनल पेपर होते हैं जो आपको फॉर्म भरने के पहले ही डिस्क्राइब कर देना होता है, प्रीलिम्स का फॉर्म भरने के पहले। तो यहाँ सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि पॉपुलर परसेप्शन क्या है, आप उसके साथ ना जाएं कि ये सब्जेक्ट में पिछले बार ज़्यादा नंबर उठे थे, ये कम नंबर उठे थे। 5 पेपर्स हैं, एक मैंडेटरी पेपर है लॉ ऑफ एविडेंस एंड प्रोसीजरल लॉ, तो वो तो आपको लेना ही है। साथ ही साथ 5 में से आपको 3 चुनने होते हैं। तो 5 में है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ऑफ टॉर्ट्स, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, लॉ ऑफ ट्रस्ट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी। तो ये एक सब्जेक्ट हो गया। फिर आपका कमर्शियल लॉ है जिसमें 4 लॉज आते हैं, पार्टनरशिप एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एंड कंपनीज एक्ट। तो ये एक सब्जेक्ट हो गया। और एक है आपका, मैंने बता दिया, लॉ ऑफ टॉर्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी और हाँ, हिंदू और मुस्लिम लॉ। तो इन 5 में से आपको कोई 3 चुनना है। तो आप वही सब्जेक्ट चुनिए जो आपका नेचुरल चॉइस है, जिसके प्रति आपका नेचुरल इंक्लिनेशन है। जस्ट बिकॉज आपको किसी ने बोला कि अभी हिंदू मुस्लिम तुमने नहीं पढ़ा है, हिंदू मुस्लिम लॉ, तो बाद में पढ़ लेना। तो ऐसा होता है कि प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद आपको मेंस में हो सकता है कि आपको एक इफ़ेक्टिव डिलीवरी जो होता है उस सब्जेक्ट के नॉलेज का, वो ना हो पाए, क्योंकि आपने किसी दूसरे के कहने पे वो सब्जेक्ट दे दिया, आप उस सब्जेक्ट में खुद कंफर्टेबल हैं नहीं। तो वैसे केसेस में कहूँगा कि आप अपने कॉन्शियस की बात सुनिए और जो सब्जेक्ट आपको नेचुरली अच्छा लगता है आप उसको सेलेक्ट कीजिए। मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और लॉ ऑफ टॉर्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट और कमर्शियल लॉ चूज़ किया था। और इसमें मार्क्स की चिंता मत कीजिए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में पिछले बार 40, 50, 60 ऐसे एवरेज नंबर आए थे, इस बार 80s और 90s में है। तो अगर मैं पिछले बार का मार्क्स को देख के लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और टॉर्ट नहीं चुनता और कोई दूसरा सब्जेक्ट चुनता, जैसे फैमिली लॉ में इस बार बहुत कम नंबर, 60s में भी नंबर आए हैं आउट ऑफ 150, तो इट वुड नॉट हैव बीन अ नाइस थिंग। तो आप अपने इंस्टिंक्ट्स को ट्रस्ट कीजिए, अपने आप पे भरोसा रखिए और वही सब्जेक्ट चूज़ कीजिए जो आपको अच्छा लगता है। तो इसके अलावा मैं बाकी सब्जेक्ट वाइज में आता हूँ, लॉ ऑफ प्रोसीजर की बात करूँगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो पास्ट ईयर क्वेश्चंस मेरा जो स्ट्रैटेजी था इसमें कि मैंने पब्लिक डोमेन में 1975-76 से जो क्वेश्चंस अवेलेबल हैं आप उसको देखिए और
CRPC, CPC, एविडेंस एक्ट में CRPC तो 20 नंबर का ही पूछा जाता है। CPC बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे 60 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं और एविडेंस एक्ट का 50 नंबर होता है, आर्बिट्रेशन 20 और CRPC 20। तो वैसे करके आपके 150 नंबर होते हैं लॉ ऑफ प्रोसीजर और एविडेंस एक्ट के। तो अगर आप देखेंगे तो CPC में अराउंड 40 क्वेश्चन बनते हैं, 40 से 50 क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन के आसपास। तो मेरा ये सुझाव रहेगा कि आप उस 45 सवाल को अपने हिसाब से एक नोट्स बना के आप उसको लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए। मोर और लेस क्वेश्चंस उसी से आते हैं। हो सकता है 1-2 सवाल ऐसे आएँ जो पास्ट ईयर्स के ना हों, तो आप उसकी चिंता ना करें। मेंस के आने तक आपकी अंडरस्टैंडिंग और प्रैक्टिस इतनी कॉम्प्रिहेंसिव हो जाती है कि आप उस सवालों का जवाब दे पाएंगे। लेकिन आप चाहते हैं कि अगर आपके आंसर में वो ड्रिल, वो इंसिजन और वो प्रेसिजन हो, तो उसके लिए आप ज़रूर नोट्स बनाएं। नोट्स बनाने के लिए आप ऐसा करें जैसा मैंने किया था। मैंने कोई कोचिंग नहीं ली, सबसे पहले मैं ये बता दूं। तो मैंने क्या किया कि जो मेरे सीनियर्स के नोट्स थे और मैंने उसको बोरो किया और मैं यहाँ चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएट किया 2017 में। तो क्लास के जो मेरे नोट्स थे वो मैंने रख रखे थे। तो वो क्या किया कि मैं पास्ट ईयर के क्वेश्चंस को सामने रखता था। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे कोई टॉपिक ले लीजिए, रेस जेस्चे, जो एविडेंस एक्ट का टॉपिक है, तो उससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो आप क्वेश्चंस बैंक लीजिए, आपके 10-11 सवाल हैं डिफरेंट तरीके से पूछे गए जो मोर और लेस सेम सेंट्रल थीम को बिलोंग करते हैं। तो आपने वो 8-10 सवाल देख लिए। अब आपके पास एक सीनियर के नोट्स हैं जो हो सकता है दिल्ली के किसी कोचिंग से लिया गया हो या जो भी है, उसको सामने रखिए। एक आपके क्लास नोट्स अगर हैं तो ठीक है, और एक रेफरेंस बुक रखिए। और जब आप रेस जिस्टे के नोट्स बनाते हैं तो यू मेक श्योर दैट योर नोट्स आंसर टू ऑल दोज क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दैट हैव बीन आस्क्ड इन दैट टॉपिक इन बिहार जुडिशियल सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो उससे क्या होता है कि आपके नोट्स काफ़ी एग्जॉस्टिव बन जाते हैं और आप उस दिन के बाद से, नोट्स बनाने के बाद से, आप बस उसी को रेफ़र करें उस टॉपिक को पढ़ने के लिए। तो दिन के अगर आप 2 या 3 टॉपिक के नोट्स बनाते हैं, उससे ज़्यादा बन भी नहीं पाएंगे अगर आप बहुत अच्छे से रिसर्च करके आप नोट्स बनाते हैं। और आपका ये टारगेट होना चाहिए कि आपके सीनियर के नोट्स, या आपके क्लास में भी बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं कॉलेज में जो टीचर बहुत एक यूनिक एंगल देता है आपके आंसर को, तो वो, या फिर रेफरेंस बुक के तीनों के जो गुड पॉइंट्स हैं, आप कोशिश कीजिए कि उसको अपने आंसर में इनकॉर्पोरेट करें और उसको इनकॉर्पोरेट करके आप वो नोट्स को अपने पास रखिए। और यही चीज़ आप मोर और लेस आपको सारे सब्जेक्ट्स में फॉलो करने हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके आंसर्स में वो प्रेसिजन आएगा और 5-6-7 रिवीजन के बाद आपको एक कहानी की तरह याद हो जाएगा, क्योंकि वो नोट्स आपने खुद से बनाए हैं, खुद का लिखा हुआ है, और उसका कन्वर्जन रेट भी ज़्यादा है। कन्वर्जन रेट का मतलब कि जो आपने लिखा अपने नोट्स में, तो ऐसा नहीं होता है कि 100% आप वो एग्ज़ाम में लिख पाते हैं, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस छोटे होते हैं और आपको पूरा अपना हैंड आउट जो है 3-4 पेज का हो गया है, वो कैसे आप 5 नंबर के सवाल में, 10 नंबर के सवाल में पूरी बातें नहीं लिख सकते हैं। तो उस केसेस में अगर you are thorough with this topic, then you can write a well balanced answer, a very intense and meticulous answer। छोटा ही आंसर होगा बट वो बहुत कंडेंस्ड फॉर्म में, काफ़ी मटेरियल रहते हैं उसमें। तो ये चीज़ तभी पॉसिबल है जब आप अपने नोट्स को खुद से बनाएं और काफ़ी बार उसको प्रैक्टिस करें, और लास्ट में अंतिम के 5 दिनों में, 5 या 10 दिनों में सारे नोट्स के एक कॉन्साइज नोट्स बना लें। उससे क्या होता है कि आप एग्ज़ाम्स के एक दिन पहले या एग्ज़ाम्स के बीच में जो गैप होता है आधे घंटे का, उसमें भी आप उस नोट्स को रेफ़र कर सकते हैं। बिकॉज़ देखिए, ये एग्ज़ाम ऐसा है कि 4-5 दिन का होता है, गैप होता नहीं है, और 2-2 शिफ्ट्स में होता है। इस बार तो एग्ज़ाम 7 जून से 12 जून को हुआ था। टेम्परेचर वॉज अराउंड 45 डिग्री 46 डिग्री सेंटीग्रेड। पसीना भी हो रहा है और एग्ज़ाम भी लिख रहे हैं, और बहुत तरह की बातें हैं। मतलब इट वॉज़ अ टेस्ट ऑफ फिज़िकलिटी टू। तो वैसे केसेस में आप 10 से 1 एग्ज़ाम देते हैं, 1:15 तक सेंटर से बाहर निकलते हैं, फिर 1:45 में आपको सेंटर में अंदर चला जाना होता है। तो माइंडसेट चेंज करने का, जैसे मान लीजिए मेरा एक एग्ज़ाम हुआ लॉ ऑफ प्रोसीजर, उसके नेक्स्ट सिटिंग में था कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। देन हाउ डू आई चेंज माई माइंडसेट फ्रॉम प्रोसीजर लॉ टू कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ? उस केस में जो टेम्परामेंट चेंज करने का सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि आपने अभी 3 घंटे का एग्ज़ाम दिया प्रोसीजर लॉ का, अब आपको 20 मिनट में, आधे घंटे में दूसरा एग्ज़ाम लिखना है, विच इज़ ऑफ कम्प्लीटली डिफरेंट टॉपिक। सबसे बेस्ट तरीका मेरा मानना है कि आप कॉन्स्टी के नोट्स को अपने पेरेंट्स को बोलें कि वो कैरी करें,
और जो टॉपिक्स जो आपने 20-25 टॉपिक्स बनाए हैं उसके जो फर्स्ट पेज में वो अटैच कर लीजिए और बस फर्स्ट पेज सबका देखते जाइए। जो इंपॉर्टेंट केस लॉज वगैरह हैं या फिर कोई जुरिस्प्रूडेंशियल एंगल है किसी सेक्शन का, किसी आर्टिकल का, तो वो सब चीज़ें मिस नहीं होनी चाहिए, बिकॉज वही सब चीज़ें होती हैं जो आपकी कॉपी दूसरे के कॉपी से सेपरेट, उसको डिफ्रेंशिएट करती हैं। उसी से आपको थोड़ा ज़्यादा नंबर मिलेगा और यही थोड़ा ज़्यादा नंबर हर क्वेश्चंस में, हर टॉपिक में मिलने लगे तो आपका जो है परफॉर्मेंस ओवरऑल इन्हांस और एम्पलीफाई हो जाता है। तो इन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान देना ज़रूरी है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। तो ये प्रोसीजरल लॉ में मैंने ऐसा किया और बेसिकली मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में भी, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉर्ट में भी, कमर्शियल लॉज में भी यही मोर और लेस मैंने फॉलो किया है। और आपको इसमें सेलेक्टिव होना पड़ेगा। जैसे मैं आपको बता दूं कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में देयर आर टॉपिक्स, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ इज़ अ वेरी बिग टॉपिक इन इटसेल्फ, लेकिन उसके मैं 20 क्वेश्चन ही पढ़ के गया था। उस 20 में से आपको ऑप्शंस भी मिलते हैं इसमें, तो 5 में से 3 करना होता है। तो मुझे 4 क्वेश्चंस आते थे, 5 में से 1 नहीं आता था। मुझे पता था कि मैं वो क्वेश्चन इजी ही होते, बट उसके मैंने नोट्स नहीं प्रिपेयर करे थे। अगर कोई ऑप्शन नहीं होता तो मैं उसे अटेम्प्ट करता, लेकिन बात यहाँ पे सारे सब्जेक्ट को बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली पढ़ने की है नहीं। बात है कि बस उतना ही पढ़ें जिससे आपका काम हो जाए और इफ़ेक्टिवली आप उस चीज़ को एग्ज़ाम में डिलीवर कर पाएँ। तो आपको यहाँ पे थोड़ा स्मार्ट होना पड़ेगा। सारी चीज़ को, पूरे सिलेबस को कवर करने की ज़रूरत नहीं है। जो रिक्वायरमेंट है बस उसी को फुलफ़िल करें। तो यही कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में है, यही एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में है। और आपका मेन टारगेट होना चाहिए कि कोई भी सवाल जो पास्ट ईयर में आए हैं उसके नोट्स आप ज़रूर बना लें, क्योंकि वो समवे और दी अदर आपसे किसी तरह से वो पूछ ही लिया जाता है। और आप 1-2 सवाल अगर मान लीजिए इधर उधर से आते भी हैं तो उसमें यू हैव दिस ऑप्शन, यू कैन स्किप दैट क्वेश्चन। तो पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं। और तीसरी बात कि जैसे मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में जो कोचिंग्स वगैरह होते हैं, मैं एक आध कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नोट्स को भी रेफ़र किया, तो वो नोट्स बहुत ओपन एंडेड होते हैं। उसमें दैट नोट्स इज़ वेरी एक्सपेंसिव एंड वेरी एग्जॉस्टिव। उसमें आपके दिल्ली जुडिशरी के भी आंसर हो जाते हैं क्वेश्चंस, यूपी जुडिशरी के भी हो जाते हैं। मैंने बस बिहार जुडिशरी पे फोकस किया और मैं जब वो नोट्स देख रहा था तो ऐसा लग रहा था कि इट वाज टू मच टू हैंडल फॉर इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। तो मैंने बस उसी इनपुट्स पे ध्यान दिया जिससे मेरा बिहार जुडिशरी का काम हो जाए। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने वहाँ से भी कोचिंग करी है तो आप अपने नोट्स को थोड़ा स्ट्रीमलाइन करें और आप ये समझें कि आपको बिहार जुडिशरी के लिए क्या क्या ज़रूरत है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एग्ज़ाम के जस्ट पहले आप उतने सारे कंटेंट को आप प्रोसेस कर पाएंगे, बिकॉज़ एक एग्ज़ाम के बाद आपके पास 3-4 घंटे ही होते हैं, फिर रात में आपको 6 घंटे की नींद भी लेनी होती है, फिर अगले दिन दूसरा पेपर लिखने जाना होता है। तो ये सब बातें हैं। तो आपका सोल टारगेट ये रहना चाहिए कि आप अपने कंटेंट्स को कितना स्ट्रीमलाइन करते हैं और कम से कम चीज़ों पे अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, और कोशिश कीजिए कि जिन चीज़ों पे आपने ध्यान केंद्रित किया है वो आप एग्ज़ाम में उसको डिलीवर करके आ जाएं। फिर इसके अलावा मैं इंटरव्यू पार्ट पे आना चाहूँगा। इंटरव्यू पार्ट में है सबसे पहले तो आपको आपका फोकस ये रहना चाहिए कि राइट फ्रॉम द बिगनिंग, क्योंकि देखिए इंटरव्यू इज़ समथिंग जो मेंस क्लियर करने के बाद आपके पर्सनालिटी में जो आप चेंज लाना चाहते हैं वो नहीं होता है। वो आपका एक थॉट प्रोसेस है, एक बिलीफ है, एक आइडिया है जो आपके साथ रहता ही है। तो आप जब इस प्रिपरेशन प्रोसेस में आते हैं तो आप अपने आप में वो बदलाव शुरू से ही कोशिश करें कि वो जो रिक्विजिट चेंजेस चाहिए होते हैं जो आपको इंटरव्यू में एज अच्छा परफॉर्म करने के लिए आपको हेल्प करेंगे, आप उस तरफ शुरू से ही ध्यान लगाए रखिए। आपको इसके लिए अच्छे डेली न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि आपसे कुछ भी पूछा जाता है इंटरव्यू में। लेकिन बिहार जुडिशरी में मोस्टली आपसे लॉ के ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बट ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है नहीं। तो फ्रेंड्स, अब मैं इंटरव्यू की बात करूँगा। इंटरव्यू में देखिए क्या है, आपकी ये पर्सनालिटी टेस्ट होती है। जनरली लोगों को लगता है कि अगर 10 सवाल पूछे गए और उसमें आपने 5 या 6 नहीं बताए तो ज़रूरी नहीं है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आपका जो नॉलेज टेस्ट है वो पहले हो चुका है। तो इस चीज़ को आप मन में बैठा लें कि दिस इज़ नॉट अबाउट योर नॉलेज। हाँ, कभी कभी एडवर्स इन्फरेंसेस ड्रॉ किए जाते हैं। अगर आप कोई आंसर गलत या आपको नहीं आता है तो वैसे सिचुएशंस में जब आप रिएक्ट करते हैं या पैनिक करने लगते हैं तो दैट्स अ पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी। तो आपको उस चीज़ को ध्यान रखना है और पर्सनालिटी को
आप मेंस क्लियर करने के बाद ग्रूम नहीं कर सकते हैं। दिस इज़ समथिंग विच हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ यू फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। फिर भी आप अपने थॉट्स एंड आइडियाज़ एंड बिलीफ में अगर जो नेसेसरी चेंजेस लाना चाहते हैं, तो वो आप जब प्रिपरेशन शुरू करते हैं उसके पहले से ही उसी हिसाब से आपके थॉट प्रोसेस में बदलाव आना ही पड़ेगा, वरना क्या है कि आप उस दिन एक्सपोज हो जाएंगे। अगर इफ़ यू आर नॉट पोर्ट्रेइंग व्हाट यू एक्चुअली आर, या आप कुछ ऐसा बात बोलते हैं, ब्लफ करते हैं, झूठ बोलते हैं, तो वो आप एक्सपोज हो जाएंगे वहाँ पे। तो वैसे केसेस में अगर आप चाहते हैं कि आप वहाँ नर्वस ना हो और कॉन्फिडेंट रहें, और कुछ भी पूछा जाए उसके लिए यू आर रेडी टू स्टैंड टू द स्क्रूटनी ऑफ द पैनल, इन दैट केस यू विल बी कॉन्फिडेंट, उसमें आपको कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो वैसे केसेस में मैं ये कहूँगा कि आप अपने नॉलेज बेस को एक्सपैंड करें, थोड़ा न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ें। उससे क्या होता है, एक पर्सपेक्टिव, एक इंसाइट डेवलप होता है जो आपको पता नहीं है कि वो इंटरव्यू में यूज़ हो जाएगा, लेकिन वो यूज़ हो जाता है। तो वो आप इंटरनली कॉन्फिडेंट तभी रहेंगे व्हेन यू आर फुली कन्विंस्ड अबाउट योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन, और वो आपके चेहरे पे दिख जाता है। अगर आप सवाल गलत करने के बाद देयर इज़ अ वेरी फेयर चांस दैट यू पैनिक, और आपको लगेगा कि यार इतना प्रिपरेशन करने का क्या मतलब रहेगा। तो वैसे केसेस में आपको अपने आप पे सेल्फ बिलीफ रखना है, इंटरनली कॉन्फिडेंट रहना है। उस केस में आप देखिएगा कि अगर आपके सवाल गलत भी हो जाते हैं, फिर भी यू विल बी एबल टू सेल थ्रू। मैं अपने खुद की बात बताता हूँ, मेरा 2 सवाल शुरू के गलत हो गए थे इंटरव्यू में, बट मैं पहले से ही सोच के गया था कि मैं अपने इंटरव्यू के दौरान असेस नहीं करूँगा कि कैसा हुआ। आई वाज लाइक जो भी है, जैसा भी होगा, आई विल ट्राई टू बी माई सेल्फ, और कभी भी कंपोजर लूज़ नहीं करना है। तो ये जो नर्वस नहीं होना और कंपोजर नहीं लूज़ करने की बात है, दिस इज़ समथिंग विच यू हैव टू बी फुली कन्विंस्ड अबाउट। और अगर आपको लगता है जैसे कभी आपने पब्लिक स्पीकिंग वगैरह नहीं की है, उस केसेस में कभी ऐसा होता है कि बहुत लोग फ्रीज़ हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, तो आप ऐसे केसेस में जस्ट टू ब्रेक दैट आइस आप कभी प्रैक्टिस कीजिए, मिरर के सामने खड़े होकर बात कर सकते हैं अपने आप से। तो वो एक सेल्फ बिलीफ और एक कॉन्फिडेंस, अगर आपने नहीं किया है पब्लिक स्पीकिंग तो आपको वो ऑटोमेटिकली आ जाता है, एंड इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। हाउएवर इंटरव्यू वाले दिन थोड़ा प्रेशर रहता है, वो आपको खुद से हैंडल करना पड़ेगा, बिकॉज वो फाइनल टेस्ट होता है, उसके बाद फिर आप जुडिशियल ऑफिसर बन जाते हैं। तो यू हैव टू शो सम ट्रेट, सम कैरेक्टर टू आप, ताकि उनको लगे कि दिस इज़ द राइट गाय फॉर मी। तो ये चीज़ आपको इस पर वर्क करनी चाहिए, और दिस इज़ नॉट समथिंग जो आप 1-2 दिन में कर पाएँ। तो मेरा सुझाव यही रहेगा कि अगर आप प्रिपरेशन प्रोसेस में हैं, तो अपने एक्शंस, थॉट्स, बिलीफ पे पहले से वर्क करते रहिए, ताकि आप उसको कंस्ट्रक्टिवली उस पर बिल्डअप कर सकें, और फाइनली इंटरव्यू में उसका रिफ्लेक्शन आपके पर्सनालिटी में दिखे, एंड वो एक बहुत पॉजिटिव तरीके से प्ले करेगा। ना ही इंटरव्यू में, आपके जो आगे आने वाले जो जीवन है उसमें भी आप देखेंगे कि जो आपके थॉट प्रोसेस और बिलीफ जो आप जेन्युइनली होल्ड करते हैं, वो आपको एक अच्छे जुडिशियल ऑफिसर बनने में भी हेल्प करेगा। तो फ्रेंड्स, अब मैं बात करूँगा कि लिस्ट ऑफ बुक्स के बारे में। तो सबसे पहले, बिकॉज दिस इज़ समथिंग विच शुड बी डिस्क्राइब्ड एट वंस, तो जैसा कि मैंने पहले अपने इसी इंटरव्यू में बताया भी है कर्सरीली, बट मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगा। प्रीलिम्स के लिए मैंने जीके के लिए जो करंट अफेयर्स के मैगज़ीन आते हैं, जो पास्ट 6 मंथ्स के आते हैं, वो आप एक बार कर्सरीली देख सकते हैं। लूसेंट आपको डेफिनेटली पढ़ना चाहिए, प्री के लिए भी, मेंस के लिए भी। और जो लॉ वाला पार्ट है उसमें आपको बेयरक की थरो रीडिंग करनी चाहिए, और 1-2 क्वेश्चन बैंक बनाने चाहिए। या आप यूनिवर्सल पब्लिकेशन का ले सकते हैं, या आप AK जैन की जो एक गाइड आती है वो उसके क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर सकते हैं। फिर आप इंटर्स में आए, मेंस में आए, तो मेंस में जो जनरल साइंस वाला पार्ट है, वो एलिमेंट्री साइंस वाला पार्ट, वो थोड़ा ट्रिकी है। उसमें कभी कभी थोड़े अजीब टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि रोटी क्यों फूल जाती है, टायर क्यों बर्स्ट हो जाता है, अनियन काटने से आंसू क्यों आ जाता है। तो दिस इज़ समथिंग विच इज़ वेरी बेसिक, बट वी डोंट हैव अ इंसाइज एंड प्रिसाइज आंसर टू दैट। तो उस केस में मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ क्वेश्चंस हैं उसे प्रिपेयर करने होते हैं। तो ये क्वेश्चंस के आंसर अगर आपको कहीं मिल जाते हैं तो ठीक है, वरना पास्ट ईयर के क्वेश्चंस देखिए, और या फिर गूगल कर लीजिए। और एक पैराग्राफ का आंसर लिखना होता है, नॉट मोर देन 100 वर्ड्स। तो दिस इज़ वेरी सिंपल। अगर आपको आता है तो आपके पहले 2 लाइन में ही क्लियर हो जाता है एग्जामिनर को
कि आपको ये आंसर पता है। तो अगर कहीं से नहीं पता चलता है तो आप गूगल कर सकते हैं और उसको एक जगह लिख सकते हैं, और नहीं तो फिर देयर आर 2-3 सोर्सेज जो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो NCERT आप क्लास 8, 9, 10 के जो रेलेवेंट पेजेस हैं उसमें, जैसे क्लास 8 की NCERT 270 पेजेस की है, 200 पेजेस की है फॉर एग्जांपल, तो उसमें 20 पेजेस ही ऐसे इंपॉर्टेंट है जिससे क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको बस उसी 20 पेजेस को आइडेंटिफाई करना है, वो आपको पता लग जाएगा जब आप वो देखिएगा। तो उसको आइडेंटिफाई करना है, उसको टिक मार्क करना है, और या भी उसके क्वेश्चंस नोट कर लेने हैं। तो NCERT आप देख सकते हैं, और फिर आप एक जो फिज़िक्स और बायो वाला पार्ट है लूसेंट का, उसको आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। उसमें जो सर्टन जो डिजीज़ेज़ हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसके यूजेस हैं, ये सब इन्वेंशन डिस्कवरीज़ वगैरह हैं, ये सब जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस टॉपिक के लिए, तो वो आप देख सकते हैं। और तीसरा मैं यहाँ पे सजेस्ट करना चाहूँगा वो ये है कि द हिंदू जो अखबार है उसका एक द हिंदू इन स्कूल करके आता है हर संडे को, 25 रुपये का बुकलेट रहता है। तो उसमें क्या होता है कि अराउंड 5-6 क्वेश्चंस होते हैं जो रेलेवेंट होते हैं, तो आप उसको एक बार देखिएगा। उसके जो पहले 3-4 पेजेस में ऐसे ही साइंस के ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं। मैंने अराउंड 10 द हिंदू इन स्कूल वाले जो वीकली मैगज़ीन आती है, मैगज़ीन वो न्यूज़पेपर जैसा ही रहता है। साइंस वाला जो पार्ट है एलिमेंट्री साइंस का, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, तो उसमें क्या है कि सबसे पहले आपको NCERT और लूसेंट पे फोकस करना चाहिए। लूसेंट के जो बायो और फिज़िक्स वाले पार्ट हैं जिसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह रहते हैं, उसके फंक्शंस, और बायो में जो डिजीज़ेज़ वगैरह हैं, इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज जो भी हैं, वो आप उस पर फोकस कीजिए। साथ ही साथ आप NCERTs को देख सकते हैं। NCERT में जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल क्लास 8 की NCERT उसमें 200 पेजेस हैं, तो आपको वो पूरे 200 पेजेस पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। उसमें अराउंड 10 to 15 पेजेस ऐसे हैं जिससे सवाल बनते हैं, और जो साइंस के सवाल होते हैं वो बहुत वियर्ड टाइप के सवाल होते हैं, जैसे रोटी क्यों फूलती है, टायर ज़्यादा हवा डालने पे क्यों फट जाता है, या प्याज काटने पर आँख से आंसू क्यों आ जाता है, या फिर सेब काटने से सेब काला क्यों हो जाता है, पंखा कैसे चलता है घर का, इलेक्ट्रिक इंजन कैसे काम करता है, बेसिक सवाल जो है। तो ये सब सवाल के जवाब आपको मोस्टली ऐसे किताब में मिल जाएंगे। आप रेफ़र कर सकते हैं लूसेंट, NCERT, उपकार प्रकाशन की भी एक किताब है, उसमें अराउंड सर्टेन क्वेश्चंस टू दिस इफेक्ट हैव बीन मेंशन। एंड एक मैं अलग से बताना चाहूँगा, द हिंदू अखबार का एक हर संडे को एक सप्लीमेंट आता है, उसको बोलते हैं द हिंदू इन स्कूल। अराउंड 48 पेजेस का छोटा सा रहता है वो। उसमें जो पहले 5-6 पेज हैं उसमें ऐसे सवाल के जवाब मिलते हैं। तो आप इससे या तो आप ऑनलाइन PDF पढ़ लीजिए इसका, या अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो दैट इज़ एनीवे अ गुड थिंग टू रीड। तो आप उसको देख सकते हैं। उसमें आपके ऐसे क्वेश्चंस एक जो इशू होता है उसमें 2-3 सवाल ऐसे मिलते हैं। तो साइंस के जो क्वेश्चंस हैं आप उससे रेफ़र कर सकते हैं। साथ ही साथ आप प्रोसीजर के लिए, लॉ ऑफ प्रोसीजर के लिए मैं बताना चाहूँगा, एविडेंस एक्ट के लिए बटुकलाल, CPC के लिए ताकवानी, CRPC के लिए केलकर, और आर्बिट्रेशन के लिए कोई ऐसा किताब मैंने पढ़ी नहीं, वो मैं बस बेयर एक्ट देख के गया और हर सेक्शन के 2-2 केस याद करके गया। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के लिए तो वैसे तो मुझे कॉलेज में काफ़ी सही तरीके से पढ़ाया था मेरे टीचर्स ने, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, लेकिन जो रेफरेंस बुक होनी चाहिए वो आपके लिए वो है JN पांडे और MP सिंह, और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के लिए मेसी, और लॉ ऑफ टॉर्ट्स और कॉन्ट्रैक्ट के लिए, लॉ ऑफ टॉर्ट के लिए RK बांग्या, कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी RK बांग्या एंड अवतार सिंह। और जो मेरा पेपर है कमर्शियल लॉ, उसमें पार्टनरशिप एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, स्पेसिफिक सेल ऑफ गुड्स, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एंड कंपनीज एक्ट। तो ये चारों के लिए आई वुड सजेस्ट यू वन स्टॉप शॉप काइंड ऑफ अ बुक विच इज़ बिजनेस लॉज बाय अवतार सिंह। मैंने बस उसी किताब को पढ़ा, वो काफ़ी अच्छी और कॉन्साइज एंड बहुत ही क्रिस्प किताब है। सारे रेलेवेंट केस लॉज भी होते हैं और सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से डिस्कस किया गया है, एंड यू डोंट हैव टू रेफर एनीथिंग एल्स, सो आई विल हाईली रिकमेंड दैट बुक। बिसाइड्स दैट देयर इज़न्ट मच टू रीड, सो आप इस पे फोकस कीजिए। एंड इंटरव्यू के लिए आप न्यूज़पेपर्स पढ़ें, और प्रतियोगिता दर्पण वगैरह जो आपको प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ना चाहिए वो सब भी आप पढ़ सकते हैं। और फ्रेंड्स, लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको अपने आप पे भरोसा रखना चाहिए। ये ऐसा एक एक्सटेंडेड एग्ज़ाम होता है, इसमें 3 फेजेस होते हैं, तो इसमें आपको बहुत तरह की बातें सुनने के लिए मिलेंगी। आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स बहुत तरह की बातें करेंगे, आप उन सब पर ध्यान नहीं दीजिए। तो आप इस बात का ध्यान रखिए
और मोटिवेटेड और फोकस्ड रह के पढ़ाई कीजिए। जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो वही लोग जो आपके पीठ पीछे ऐसी बातें करते थे, आपको कुछ बोल के चले जाते थे, आपके गांव वाले लोग, घर वाले लोग, सब आपको चाहने लगेंगे। तो अपने आप पे भरोसा रखिए और खुश रह के प्रिपरेशन कीजिए। फेलियर से कभी घबराइए नहीं, बिकॉज एज लॉन्ग एज यू हैव करेज टू कम बैक एंड फाइट, देयर इज़ नथिंग दैट इज़ गोइंग टू स्टॉप यू। सो ऑलवेज काउंट ऑन योर एफर्ट्स एंड सक्सेस विल बी योर साइड इफेक्ट। थैंक यू सो मच।